एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हम इस समय मौजूद हैं बलोड इलाके में, जो कि मानसर मार्ग पर ये पूरा इलाका जो स्थित है। और आप मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक को जो है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पकड़ा है, जो कि ट्रक कश्मीर घाटी से सेब की सप्लाई लेकर पंजाब की ओर जा रहा था। ये ट्रक जो है, इसका नंबर JK 214771, जो कि जिला सांबा का ही ये नंबर है, ये ट्रक नंबर है। और इस ट्रक में जो सेब की सप्लाई है उसे लोड किया हुआ था, और इस सेब की सप्लाई को बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी से पंजाब की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को जो अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर इस ट्रक को यहां पर रोका गया। रोकने के बाद जब इस ट्रक की चेकिंग की गई, तो चेकिंग के दौरान इसमें से जो सेब की पेटियां रखी हैं, जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार शुरुआत में दिखा रहे हैं, उन्हीं सेब की पेटियों के नीचे जो है अलग अलग बैग्स जो है वो बुक्की के रखे हुए थे, जिसकी संख्या बताई जा रही है लगभग 20 से 22 के बीच में है। ये बैग्स आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही बैग है बुक्की के भरे हुए, जो कश्मीर जो सेब है जो इस ट्रक में लोड था, उन्हीं पेटियों के नीचे ये एक अलग से लेयर बनाकर ये बैग्स को छुपाया हुआ था। और इसमें एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की है नारकोटिक्स टीम ने, जिसकी तस्कर की पहचान अंग्रेज सिंह के रूप में हुई है, जो कि उधमपुर का रहने वाला है। और ये पंजाब के गुरदासपुर में ये जो बुक्की की खेप है उसे लेकर जा रहा था इलीगल तरीके से, यानी बड़ी एक शातिराना तरीके से इस सप्लाई को ले जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस नशा तस्करी के बड़े प्रयास को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने विफल किया है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर टीम जो मौके पर पहुंची है, तमाम यहां पर सैंपलिंग की जा रही है इस भुक्की की, और इन तमाम सैंपल्स को FSL में भेजा जाएगा। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर इंस्पेक्टर मीनू उन्हीं के साथ साथ जो तमाम इनकी टीम के लोग हैं यहां पहुंचे हुए हैं, और इस बड़ी कामयाबी को उन्होंने हासिल किया है। हालांकि क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, ये हम भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खेप है, लगभग 4 से 5 क्विंटल कह सकते हैं, जो कि 400 से 500 किलो ये भुक्की की बड़ी खेप है। अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रक को सीज कर लिया गया है। तमाम ये जो रिकवरी है ये अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कस्टडी में है, और NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जो तस्कर है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन लगातार पिछले एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जो भुक्की है उसकी सप्लाई देश के अन्य हिस्सों में जाती है कश्मीर घाटी से, और कश्मीर घाटी से जब ये सप्लाई निकलती है तो पुलिस को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, या एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को जो जानकारी मिलती है, उसके ऊपर काम किया जाता है, और तमाम इस तरह के नशा तस्करी के प्रयासों को विफल किया जाता है। जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, अब ये तमाम डिटेल्स जो वो नोट की जा रही है। आप देख रहे हैं कि सीजर आपके सामने है, इसके ऊपर डिटेल्स मेंशन की गई है, और तस्कर से भी पूछताछ की जाएगी कि कश्मीर के किस हिस्से से ये जो खेप है ये लाई गई है, और पंजाब के बताया जा रहा है कि गुरदासपुर में ये खेप पहुंचानी थी। ये खेप कहां कहां बटनी थी ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ी खेप है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये लगभग 20 के 22 के आसपास ये बैग्स हैं, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी फिलहाल ट्रक को सीज कर लिया गया है, तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या हायर ऑफिशियल्स को लेकर जानकारी सामने आती है वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को आज सांबा के बलोड इलाके में मिली है। यहां पर नशा तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया है, जिसमें 4.5 से 5 क्विंटल भुक्की की एक बड़ी खेप को रिकवर किया है, तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि सेब की आड़ में ये तस्करी कर रहा था नशे की। ये भुक्की की बड़ी खेप जो वो बरामद की है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू की टीम यहां पहुंची, जिनको पूरी सूचना थी, और सूचना के आधार पर इस ट्रक को चेकिंग किया, तो चेकिंग के दौरान ये पूरी की पूरी खेप जो है ये सेब की आड़ में छुपा कर रखी थी, जिसकी रिकवरी आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑफिशियल्स लगातार यहां पर सैंपलिंग कर रहे हैं, और इस पूरे रिकवरी को जो है वो सीज किया गया है, ट्रक सीज है, और उसी के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ हायर ऑफिशियल्स का कहना है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी है, ये नशा कहां कहां पर बढ़ना था और कितने कितने युवाओं की जिंदगी बर्बाद होनी थी, ये आपके सामने है। क्या कुछ इसके लेकर जानकारी है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जग24 न्यूज़ के लिए। ये हमारी टीम को एक प्रायर इन्फॉर्मेशन पे ये पता चला था कि ऐसा कोई साइकोटॉपिक नारकोटिक सब्सटेंसेस वगैरह जो है वहाँ से होने वाला है, स्मगलिंग वगैरह। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे नाका लगाया था हमने और इस ट्रक को पकड़ा है, और इसमें से जो भी है सब्सटेंस हमने रिकवर किए हैं। तो वही अभी प्रोसेस चल रहा है। कितनी क्वांटिटी बताई जा रही है? अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6 के बीच में है, क्विंटल के बीच में इतना है जी। कितने लोग हुए? एक ही है, अक्यूज्ड एक ही है। अक्यूज अंग्रेज सिंह है, वो उधमपुर का रहने वाला है, जो अरेस्ट हुआ जो स्पॉट पे। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है। Thank you so much, and I am very delighted to join as
IG Kashmir Frontier. And I am looking forward to work in this area and ensure that our borders are safe, and we are also involved in coordination with other agencies in internal security and ROP and related things. So हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी सीमाएं हरदम प्रोटेक्टेड रहें और इन्फिल्ट्रेशन का या स्मगलिंग का जो भी एफर्ट्स हों उनको हम नापाक करें. Sir, how are you looking at the situation at the Kashmir borders? See, our primary responsibility here is to work under Army's overall operational control, and उनसे कंधे से कंधा मिला के हम LC पर हमारे जवान तैनात हैं. LC पे काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं आर्मी द्वारा और BSF द्वारा, जिससे कि हमारी सीमाएं और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें. एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम्स, एडवांस सिस्टम्स, देन स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब कई जगह पे लगाए गए हैं और उनमें और भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. उसके साथ साथ नए उपकरण, नए वेपन्स, सर्विलेंस इक्विपमेंट वो हमारी बॉर्डर फोर्सेस को हम दे रहे हैं, जिससे कि उनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और किसी भी तरह की कोई भी बिड जो बॉर्डर पे हो, या वो इन्फिल्ट्रेशन की हो या क्रॉस फायरिंग की हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, उसका हम करारा जवाब दें. यादव जी, आने वाला समय जो है सर्दियों का है, बर्फबारी होगी, जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है वो बंद हो जाएंगे. इससे पहले कोशिश हमेशा से देखी गई है कि उस पार से जो है घुसपैठ की कोशिश करते हैं. ऐसे कोई इनपुट से आपके पास घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, या फिर जो उस तरफ लॉन्चिंग पैड्स हैं वो कितने इंटैक्ट है, कितने लोग हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं? जी, घुसपैठ की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स की हमारे पास रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मैन पावर को डिप्लॉय करते हैं. उसी तरह से जो की वल्नरेबल इन्फिल्ट्रेशन रूट होते हैं उनको हम अपनी मैन पावर लगा के पेट्रोलिंग और सर्विलेंस इक्विपमेंट लगा के उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो हम बहुत ही सजग, बहुत ही चौकन्ने और बहुत ही अलर्ट हैं, और किसी तरह के भी इस तरह के अटैम्प्ट होंगे, आई थिंक वी विल गिव ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू दैट. यादव साहब, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें हम देखेंगे आरसपुरा वगैरह जो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इन चीज़ों को किस तरह ये सब टैकल कर रही हो, देख रही है? जी, ड्रोन के द्वारा स्मगलिंग ऑफ आर्म्स और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एक नया चैलेंज उभरा है, और उस उभरते चैलेंज को देखते हुए BSF हेडक्वार्टर से और डिफरेंट फ्रंटियर्स ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं. एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो काफ़ी जगह अवेलेबल है, काफ़ी हमारी मेक इन इंडिया कंपनीज भी बना रही हैं, उन इक्विपमेंट को हम एग्जामिन कर रहे हैं, और काफ़ी ड्रोन हमने डिफरेंट फ्रंटियर्स में गिराए भी हैं. सो वो एक चैलेंज है, और उसको चैलेंज लेते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी उसी तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, और इस तरह के जो भी एफर्ट है उसको थॉट कर रहे हैं. सर, मिलिटेंसी के साथ साथ एक नया चैलेंज जो खड़ा हुआ है नारकोटिक्स का हुआ है, जिसमें अगर हम कश्मीर की बात करें तो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो इस समस्या से लड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाए? जी, इसके दो पहलू हैं. एक तो जो सीमा पार से ड्रग की स्मगलिंग होती है उसको रोकना, दैट वी आर डूइंग थ्रू आवर बॉर्डर मैनेजमेंट, एंड आल्सो इन हिंटरलैंड आल्सो थ्रू आवर पेट्रोल पार्टीज. उसका दूसरा पहलू है कि हम सीमा के इलाके वाले गांवों में हम यूथ के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, युवा लोगों के साथ हम उनको एंगेज कर रहे हैं कि वो देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें और क्रिएटिव चीज़ों में एंगेज हों, जिससे कि वो इस ड्रग के मेनास से दूर रह सकें.
सो वो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है कि युवा को डेवलपमेंट में भागीदार बना के एक डेवलपिंग कश्मीर, एक अच्छा कश्मीर बनाया जाए। Sir, thank you very much for being with us. थैंक यू। उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, सम्मान्य अतिथिगण, मीडिया बंधु, सेवानिवृत्त सीमा प्रहरियों एवं बहादुर सीमा प्रहरियों, सर्वप्रथम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं संपूर्ण कश्मीर सीमांत परिवार की ओर से मैं आप सभी को बल स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हम बल का 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के गठन के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा के बल के रूप में तैनात है। सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास रहा है, जैसे कि 1971 में भारत पाक के युद्ध में भारत की जीत में सीमा सुरक्षा बल का अहम योगदान, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भूमिका, 80 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पर था तो बीएसएफ ने इसको समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बीएसएफ ने 1999 में कारगिल युद्ध में अहम रोल निभाया था। राष्ट्र के इस बल पर भरोसा। बीएसएफ हेडक्वार्टर हुमामा में आज 58th राइजिंग डे ऑफ बीएसएफ मनाया गया और यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम इन्होंने पेश किए और यहाँ पर अगर हम देखें तो बीएसएफ के बैंड से भी बहुत से करतब दिखाए गए और हाल ही में जो यहाँ पर अशोक यादव आईजी यहाँ पर पोस्टिंग हुए हैं और उनसे मीडिया कर्मियों ने बात की और उन्होंने ये कहा कि इन्फिल्ट्रेशन जो है विंटर्स में ज़्यादा होती है या अगर हम देखिए बॉर्डर्स में तस्करियाँ भी ज़्यादातर होती हैं, तो बिल्कुल हम तैयार हैं, हमारी फोर्स जो बिल्कुल तैयार है इसको कदगन करने के लिए। JK 24/7 से मैं ज़हूर हुसैन। उस दूल्हे के ड्रेस का क्या करे जहां धुला ही ना हो। दुल्हन अगर आए तो वो धुला ना हो, तो उसके जिस तरीके से शोरूम होता है वहां दूल्हे के ड्रेसेस होते हैं, उन ड्रेसेस का क्या करें जब धुला ना कोई बने। उस शोरूम का क्या करें, वही चीज इन्होंने बनाई। सिस्टम को ठीक करके दे दो, वरना जिस दिन लोग पागल हो जाएंगे, आज अकेला महराज है, जिस दिन लोग तंग आ गए ना, हर आदमी पागलपन का दौरा जिस दिन पड़ जाएगा ना, इनके हालात, इनका ठिकाना। मैं चाहता हूं कि अवाम इस बारी महराज की बात नहीं, एक आम आदमी की बात सुने कि अगर आपको सच में ये दिलचस्पी है कि अगर बिजली का निजाम बेहतर नहीं है, किराया बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर एक सिंपल तरीका है, आप उस पर रोक लगा दीजिए, किराया देना बंद कर दीजिए। अगर पब्लिक इसमें कोऑपरेट करती है, महराज उनके साथ खड़ा है, हम सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक इरादा बना लीजिए कि हम किराया देना बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गुत्तू और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं डीडीसी काहरा महराज मलिक और काहरा से डोडा आए हैं आज मीडिया से बातचीत करने के लिए। सर, आपका वेलकम है। थोड़ा सा बताइए किस तरह का आज माहौल है आपके इलाके के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि आवाम तक बात वही पहुँचे जिसका आवाम को फ़ायदा हो। तो हम एक कोशिश करते हैं कि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम कोशिश करते हैं कि आवाम के मसले सरकार तक पहुँचाने का काम करें और वहाँ से लोगों को जो है बेहतर सहूलियात जो है। इलाके के अंदर किस तरह के हालात है काहरा के इलाके? देखिए, काहरा की बात नहीं है,
हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं और काउंसिल के अंदर 1400 करोड़ रुपया था जिसकी गुहार हम हमेशा लगाते हैं। अगर आप देखेंगे आज की डेट में बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बताया जाता है लोगों के लिए बेहतर काम हो रहा है, हमने ऐसा किया जम्मू कश्मीर के अंदर। आज दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर में भी लोगों को शीट जो है जनरेट नहीं हो पाए और बता रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अब जिन लोगों के शीट निकलना शुरू हो गए वो भी बहुत कम लोग हैं। अब कब लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा? अभी बर्फ पड़ेगी, फिर कुछ दिन जो है वहां कटेंगे। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों को रोजगार साल में एक बार मिलता था 100 दिन का, इस बार ऐसा कोई शख्स हो जिसे 100 दिन का रोजगार मिल पाए। उसके पीछे जो नाकामी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो सरकार की है। क्योंकि सरकार जो यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली का मॉडल यहाँ पर चलाया जा रहा है, दिल्ली सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है, यहाँ के आवाम के जेब का पैसा लूट कर दिल्ली पहुंचाना और बाहर के लोगों को देने का काम करना है। और जो यहाँ पर पैसा है उसे यहाँ पर न रहने दिया जाए। उसके एक अहम सवाल है, अक्सर हमने देखा कि आप ये बताते हैं कि सरकार हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती है, खास करके डीडीसी मेंबर जितने हैं। नहीं, हमारे साथ मतलब नहीं है। हमारे साथ ये कोऑपरेट करने वाले होते कौन है? हम ये चाहते हैं कि आवाम के साथ ये बेहतर उनको सहूलियत कितनी दे रहे हैं। अगर महराज चीखता है मतलब मेरी आवाम परेशान है। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, वहां पर उसको इलाज नहीं मिल रहा है, मैं पेशेंट नहीं होता हूं, मेरी आवाम पेशेंट होती है, मुझे दर्द है उन लोगों का, मैं रिप्रेजेंट करता हूं उन लोगों को। वो जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना है। पब्लिक की ग्रीवेंसेस को सुनना और उसका अजाला करना, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन लोगों को एक चीज करनी है और इसमें फेल है। बीजेपी के नेता सड़कों पे काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को जिनको रोजगार देना था उनको मजदूर बनाकर यहाँ पर मजदूरी करवा रहे हैं, उनसे भी पैसा कमा रहे हैं। और बात तब खत्म होती है जब गुलाम नबी आजाद गरीबों को सामने रखकर, या कोई भी नेता हो, गरीब जब सामने अखाड़े में उसके सामने होते हैं, हजारों की भीड़ होती है, तो वो समझते हैं कि हम नेता हैं। लेकिन जब वो बन जाते हैं फिर जो बगल में खड़े होते हैं उनकी दलाली करते हैं बराबर 5 साल। लेकिन महराज हमेशा बात करता है जो सामने भीड़ होती है, उस भीड़ की बात उस वक्त भी हो और उस भीड़ की बात आने वाले 5 साल भी हो। सवाल में फर्क इतना ही है क्योंकि ये नेता जो सामने लोगों को देखते हैं उनका अजाला ये बाद में नहीं करते। तो उन नेताओं को बताना चाहूंगा कि आज तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी का भरोसा किसको है? जिन चीजों से आज हम जूझ रहे हैं उनकी आवाज उठाइए, उन पे बात कीजिए। जो हालात इस वक्त हमारे लोगों के साथ हैं, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट तो करें, उनके लिए बात तो करें। बिजली के किराए में इजाफा है, कभी इन्होंने ये बात नहीं की। तो मैं चाहता हूं कि आवाम इस बारी महराज की बात नहीं, एक आम आदमी की बात सुने कि अगर आपको सच में ये दिलचस्पी है कि अगर बिजली का निजाम बेहतर नहीं है, किराया बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर एक सिंपल तरीका है, आप उस पर रोक लगा दीजिए, किराया देना बंद कर दीजिए। अगर पब्लिक इसमें कोऑपरेट करती है, महराज उनके साथ खड़ा है, हम सड़कों पे उतरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक इरादा बना लीजिए कि हम किराया देना बंद कर देंगे। सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब खित्ते के अंदर ही है और आज चिनाब खित्ते के अंदर लोगों को लाइट नहीं दी जा रही। जो शेड्यूल रखा है उस शेड्यूल में भी जो है लोगों को लाइट नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। हाल ही में मैंने लोगों से बातचीत की थी, उन्होंने यही बताया था कि अब अगर हमें बिजली नहीं मिलेगी हम सड़कों पे आएंगे। क्या हम ये माने कि डिजिटल की बात की गई, बिजली मुद्दा एक अलग है, दिन की बात की गई थी, बिजली का मुद्दा एक अलग है। ये चीजें तो हम पिछले कई सालों से जूझते आ रहे हैं, लेकिन बिजली अगर नहीं है, लेकिन बिल के अंदर बढ़ावा आया है। बिजली की यहाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन आज प्रॉब्लम ये भी है कि जहां रेंट जो है या हमने देना था 150 रुपया या 300 रुपया, आज की डेट में बिल जो है 700 के पार चला गया है। मुझे उस चीज से परेशानी है, जो वाट हम जलाते ही नहीं, जिसका रीडिंग कभी होती ही नहीं है, अगर एक महीना बिजली भी ना आ जाए लेकिन बिल जरूर आता है। मेरे पास ऐसे पता नहीं कितने घर हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है लेकिन बिल आए हैं। तो इन चीजों से मुझे तकलीफ है। मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात फिर मैं कर रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग और डिपार्टमेंट के अंदर वो बैठे जिम्मेदारान, उनको भी एहसास होना चाहिए कि आप लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो लोग उनके हाथ में पैसा नहीं देते उनकी रीडिंग जो है बढ़ जाती है, उनके घरों का किराया बढ़ जाता है। तो मैं साफ कहना चाहूंगा कि आवाम के जितने भी मसले हैं उनको उठाने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन आवाम को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे किसी डिपार्टमेंट से कोई जिद नहीं है, ना ही मैं वो चीज़ देखता हूं अगर लोगों को कहीं दिक्कत होती है। आपने हाल ही में देखा होगा रात
रात के 11 बजे हमने एक स्टोरी की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से, जहां पे एक पेशेंट वहां पे आता है आपके इलाके के अंदर, उसको एक्सीडेंट हुआ था। फिर जब यहाँ पहुँचता है, यहाँ से एक तो रस्म बनाई है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू भेजा जाता है, मगर उसको एम्बुलेंस, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस एक है। क्या आपने कभी इस पे बातचीत की, सरकार से बातचीत की कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस क्यों? क्योंकि बदरवा से भी लोग इसी हॉस्पिटल पे डिपेंड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे, किश्तवाड़ वाले लोग भी इसी हॉस्पिटल पे डिपेंड है, डोडा के इलाके के भी लोग इसी पे डिपेंड है। इस हवाले से क्या बताना चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा सियासत के अंदर वजूद ही इसी बात से हुआ है, और हमारी ज़िंदगी जितनी भी होगी 2-4 चीज़ों को हमने बड़ा बेहतर बनाना है। ये हम क्लियर अब पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। अस्पतालों को बेहतर बनाना है, वहाँ पे इलाज होना बड़ा बेहतर होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसके अलावा स्कूलों को बेहतर बनाना और बेहतर तालीम देना, बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाना और पानी के निज़ाम को बेहतर बनाना, इसीलिए हम सियासत में आए हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम बेहतर न कर पाएँ या उस पर बात न कर पाएँ और हमारी बात ना हो, तो मुझे नहीं लगता हमारी सियासत भी अधूरी रह जाती है। आप ये सवाल उन लोगों से पूछ लीजिए जो ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल बनाए, हॉस्पिटल के अंदर इनको कमीशन मिलती थी, ये ठेका अपने नेताओं को देते थे और वहाँ से कमाई करते थे। इनका मकसद ये नहीं था, जब तक ना आप बड़ा हॉस्पिटल देते तब तक बड़ी बिल्डिंग वहाँ नहीं बनती, तो वो बिल्डिंग अगर बड़ी नहीं बनती तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। जो कमीशन वाली बात आपने बताई, मेरी बात ये उन्हीं लोगों की है जो लोग यहाँ सत्ता में थे और जो लोग आज दावा करते हैं कि हमने ये चीजें की। अच्छे लोग, सब लोग जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे ये भी पूछ लीजिए कि कभी आपके उस दौर में भी डॉक्टर कभी इलाज कर पाता था? तो उस बिल्डिंग का महराज क्या करे, उस ढांचे का क्या करे, उस दूल्हे के ड्रेस का क्या करे जहां धुलाई ना हो? दुल्हन अगर आए तो वो धुला ना हो, तो उसके जिस तरीके से शोरूम होता है वहां दूल्हे के ड्रेसेस होते हैं, उन ड्रेसेस का क्या करें? जब धुला ना कोई बने, उस शोरूम का क्या करें? वही चीज इन्होंने बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अपने 52 साल के कैरियर में, ये लोग अपने 4 साल के जिंदगी के कैरियर में बताएं, इनके एमएलए होते हुए, इनके मंत्री होते हुए, इनकी सरकार होते हुए किन लोगों का इन्होंने इलाज करके दिखाया है, जिसका इलाज दिल्ली से होना था उसका इलाज इन्होंने यहां किया। ये चीजें ये बेवकूफ बना सकते हैं आवाम को, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं साफ बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज एलजी की सरकार है, बीजेपी के लोग दावे के साथ कहते हैं कि हम जो है यहां चुनाव जब मर्जी आएगी तब कराएंगे। चुनाव जब मन चाहे करा लो, लेकिन सिस्टम को ठीक करके दे दो, वरना जिस दिन लोग पागल हो जाएंगे, आज अकेला महराज है। जिस दिन लोग तंग आ गए ना, हर आदमी पागलपन का दौरा जिस दिन पड़ जाएगा ना, इनके हालात, इनका ठिकाना आप नहीं देख पाओगे। जिस तरीके से श्रीलंका में सरकार छोड़नी पड़ी, जनता की ताकत सिर्फ वोट से नहीं है, उनके जज्बात जब खत्म हो जाते हैं, जब उनकी सोच बंद हो जाती है, जब उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो वो अपना फैसला खुद महराज जी, अलग अलग पार्टी जो है चनाब खिते का दौरा भी आज कर रहे हैं, हर महीने अलग अलग पार्टीज यहाँ पे आ रही है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, पार्टीज को करना चाहिए प्रोग्राम, लोगों को जाना चाहिए, लेकिन बात वही है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हमारा एक ही मानना है, जब तक ना एक आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी की बात की जाए, तब तक मुझे नहीं लगता है। हमने पुरानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको देखा है, नई तो आई नहीं। एक ही आम आदमी पार्टी है जो देश के अंदर नई है, और एक ही ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने दिल्ली के अंदर पानी, बिजली, अस्पताल और एजुकेशन, इन 4 चीज़ों को फ्री भी दिया है और बेहतर भी दिया है। आज गुजरात के अंदर मोदी के घर में वो कांप रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि गुजरात के अंदर मोदी के घर में, जहां 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रहा, जहां 27 साल भाजपा की सरकार रही, वहां इस वक्त बीजेपी हिल रही है। और बीजेपी को अगर रोकना है तो देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के अलावा और आम आदमी पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इन लोगों की सोच को रोका जा सके। वरना जो सियासत ये लोग कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हैं, अगर उसका तोड़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएचई डेली वेजर्स कुछ महीनों से सड़कों पे बैठे हुए हैं, अपनी जेन्युइन डिमांड को मांग रहे हैं कि एसआरओ चोट के तहत हमें परमानेंट किया जाए। अब हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो सफाई कर्मचारी है वो भी अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेके ये बोल रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, नहीं तो हम शहर के अंदर साफ सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम शहर की अगर कंडीशन देख रहे हैं कि कुछ दिनों से गंदगी के अंबार हर चौराहे पे, हर जगह देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर साफ सफाई वो लोग नहीं करेंगे, कोई वबा, कोई बीमारी। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो लोग उस किस्म के मुलाजमीन हैं, बहुत सारे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं,
जितने भी टेलीविजन हैं, जितने की कैजुअल, मतलब जितने भी लोग आते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काम सरकार कर सकती है। अगर उनको परमिनेंट करना है, उनको कुछ भी देना है या ऑनरेरियम बढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो वो सरकार का काम है। लेकिन जिनके पास आप गुहार लगा रहे हो, उनकी नीयत नहीं है, क्योंकि वो जितना भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने घरों को, अपनी नस्लों के लिए बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी नीयत नहीं है कि आप लोगों को बेहतर जिंदगी दें। इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, दिल्ली के अंदर हमने ये काम किया है, पंजाब के अंदर हमने सरकार बनाई तो कैजुअल लेबरर्स वहाँ पर भी थे, उनको भी हमने परमिनेंट कर दिया। अगर यहाँ की आवाम समझदार है, यहाँ बेहतर रोजगार चाहती है और इन मसलों का हल चाहती है, तो हमारी पार्टी से बेहतर इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का दौर रहा, उन्होंने 200 रुपये पे मुलाजिम बनाए, उन्होंने ऐसी कहीं ठगने का काम किया और आज वो लोग जो है ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनको पूरे दिन ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन शाम को उनके यहाँ 250 रुपया आता है। मजदूरी जो आम मजदूरी है उससे भी कम उनको जो है घर के लिए लेके जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम सोच बदले। गुजरात जो है पहली बार बदलाव की ओर जा रहा है। अगर गुजरात के लोग अरविंद केजरीवाल की सोच पे, उसकी पॉलिसी पे खड़ा उतर रहे हैं, गुजरात इस वक्त बदलाव की ओर जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अगर ये चीज़ें चाहिए, ये सारा सिस्टम बेहतर चाहते हैं, तो उनको भी सोच को बदलना होगा। अपने वोट की ताकत से इन लोगों को जो है जवाब देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डीडीसी काहरा महराजुद्दीन मलिक हमसे बातचीत कर रहे थे और काहरा से आज स्पेशली आए थे मीडिया से बातचीत करने के लिए। अलग अलग मुद्दों पे इनने बातचीत की और जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की हालत जो है बद से बदतर है, वहाँ पे जो मैन पावर की कमी है उसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए और यहाँ से जो पेशेंट को जम्मू भेजा जाता है और जिस तरह से पीएचई डेली वेजर्स हैं, सफाई कर्मचारी जो है सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनकी जो भी जनरल डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।